Hi guys, what's up? So welcome to स्टडी मिशन। आई होप टू ऑल ऑफ वेल। सो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन लेक्चर रहने वाला है ये G7 मीटिंग के ऊपर। जी हाँ, अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों आया है आपको सब कुछ बताऊंगा। और ये G7 मीटिंग होता क्या है आपको सब कुछ डिटेल्स में यहाँ पे जानकारी देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और आप अपने बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आपको अगर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ ये लगेगी तो ज़रूर लगेगी, मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी क्लियर यहाँ पे कन्फ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल क्लियरिटी आपको हो जाएगी G7 को लेकर, G7 को मीटिंग को लेकर, G7 के सबमिट को लेकर। तो अभी अगर बात करें G7 की मीटिंग हुई थी, ये G7 की मीटिंग आप सभी को पता होगा कि G7 की मीटिंग अभी रिसेंटली हुई थी। और इसलिए मैं थोड़ा सा देरी किया हूँ, क्योंकि G7 की जो मीटिंग हुई थी या कोई भी अगर मीटिंग होती है तो उसमें क्या डिटेल्स निकलता है, न्यूज़ क्या उसकी इन्फॉर्मेशन होती है पूरी तरह से, उसको कंप्लीट करने के बाद ओवरव्यू आपको बताने की कोशिश मैं करूँगा और करता हूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा लेट करता हूँ वीडियोज़ में, ताकि अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन ली जाए तो सही जानकारी दी जाए और पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद आपकी वीडियो आती है। ठीक है, तो इसके लिए पेशेंस बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, तो G7 को मीटिंग जो है इंडिया ने जो इंडिया है, अगर बात करें इंडिया का इसमें क्या है पार्टिसिपेशन और इंडिया का क्या है इसमें कुछ हिस्सा क्या है, तो इंडिया कोई पार्ट नहीं है इसमें। जी हाँ। तो G7 में जो मीटिंग है, G7 मीटिंग, इंडिया कोई पार्ट नहीं है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है G7 का, ये बात को ध्यान रखनी है। लेकिन फिर भी इंडिया पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी जी क्यों गए G7 मीटिंग में, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और ये जानने वाली बात है। तो यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि G7 का पार्ट ना होते हुए इंडिया आज G7 का मीटिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, क्यों। लेकिन जर्मनी ने जो है, जर्मनी में अभी होस्ट हुआ था, 48 नंबर का ये समिट था। तो ये ध्यान रखना कि 48 नंबर का ये समिट जो था ये हमारे G7 की मीटिंग जो थी 48 नंबर का समिट था। और इसमें होस्ट था कौन, तो जर्मनी था। तो जर्मनी जब होस्ट था तो ये बात चली थी, तो बीच में इनके बीचों में जो कंट्री होती है G7 में, उनके बीच में कहीं ना कहीं बात होती है। तो G7 को जो कंट्री है, यानी कि G7 मतलब कि 7 कंट्रीज़ का ग्रुप, तो 7 कंट्रीज़ का ग्रुप है जो, इस 7 कंट्रीज़ के ग्रुप में ये भी डिसाइड हुआ था, ये भी बात होती है कि आपके जो फ्रेंड्स होंगे, जैसे कि आप कोई पार्टी करते हो तो आप अपने फ्रेंड्स को बुलाते हो, वो फ्रेंड्स बोलता है कि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो ऐसे करके G7 मीटिंग में क्या हुआ था कि जर्मनी को बोला गया कि जर्मनी आप क्या करोगे, अपने जो आपके रिलेटिव हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी बुला सकते हो। तो जर्मनी ने इंडिया को भी इनवाइट किया था, ठीक है, कि आप हमारे जब मैं होस्ट हो रहा हूँ इस बार जर्मनी में, जो कि समिट का G7 मीटिंग का, आप इंडिया जो है, इंडिया को जर्मनी ने इनवाइट किया था एज द गेस्ट। ठीक है, इंडिया इसलिए गया था क्योंकि जर्मनी के द्वारा इनवाइट किया गया था, ना कि इंडिया पार्ट है G7 का। इतना तो आपको बात समझ में आ गया। तो इतना बात समझ में आ गया, तो अब बात करते हैं कि 48 नंबर का जो सबमिट हुआ था ये जर्मनी में हुआ था, होस्ट में कौन था, जर्मनी था। ठीक है, लेकिन पहले इसका नाम अगर बात करें, अभी हम बात कर रहे हैं G7, लेकिन इसका पहले नाम G7 नहीं था, पहले नाम इसका G8 था। जी हाँ, ये ध्यान रखनी है आपको। इसलिए बोला हूँ कि आप अगर लेक्चर बढ़िया से देख पा रहे हो तो आपको सब कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पहले नाम इसका G8 था, G7 नहीं था। लेकिन फिर G7 कैसे हुआ, ये मुद्दा निकलता है, बात निकलती है आगे। तो G7 इसलिए हुआ क्योंकि G8 में जो कंट्री हुआ करती थी वो रसिया एक हुआ करती थी। ठीक है, तो रसिया को बाहर कर दिया गया। ये जो क्योंकि रसिया को इसलिए बाहर किया गया क्योंकि यूक्रेन का जो, रसिया का जो वार चल रहा है, अभी भी वार चल रहा था, आपको पता होगा। तो रसिया ने यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला रीजन था उसको कैप्चर करने की कोशिश किया और बहुत हद तक कैप्चर कर लिया। तो 2014 में रसिया को G7 से रिमूव कर दिया गया इसके वजह से। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। फिर अगर बात करें G7 में कौन कौन सी कंट्री आती है, तो ये बात एकदम माइंड में बैठा लो आप कि G7 में आपकी कंट्री आती है कनाडा। ठीक है, यह बात आप लिखते रहना, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गई, ठीक है, जापान, जर्मनी और USA और UK। ठीक है,
तो ये सारा जो कंट्री है ये हमारा G7 के पार्ट है। एक बार मैं और एक बार रिवाइज कराता रहा हूँ आपको, ताकि ध्यान रहेगा। G7 के मेंबर्स का नाम: कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, USA एंड UK। तो ये 7 कंट्रीज हैं जो कि G7 का एक ग्रुप बनाती हैं। और अगर रसिया ले लेंगे इसके साथ, पहले 2014 के पहले रसिया था इसके साथ, तब जाकर हम लोग G8 बोलते थे। और मैंने बताया आपका रीजन कि रसिया को रीजन क्या था हटाने का। और एक G20 भी है। G20 में कौन कौन से मेंबर्स हैं आप जरूर कमेंट करिएगा। और G20 के बारे में अगर आप कुछ और जानते हो तो जरूर कमेंट करिएगा। G20 के बारे में भी आपको जानना जरूरी है, और मैं पर्टिकुलरली वीडियो लेकर आऊँगा G20 के ऊपर, ठीक है। तो इंतजार करते रहिए। ऑन 26 जून को क्या हुआ था, US जो जॉय बाइडन है ये क्या बोले कि G7 का मीटिंग रखते हैं, और G7 को होस्ट में रखा गया था जर्मनी को, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वार जब, यानी कि मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाता हूँ, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमको, क्योंकि रसिया को और चाइना जैसे देश को, कंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए ये G7 का मीटिंग बैठाया गया था, और इसीलिए रसिया को बाहर कर दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, ये फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट जो हुआ था, ये G7 नहीं बनाया था, ठीक है। और 1975 में बनाया था। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट हुआ था ये G7 बनने के बाद ही निकला था 1975 में। अगर बात करें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर G7 की बात करें जो मीटिंग होती है, तो इसमें क्या क्या डिस्कस होता है। तो आपके ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है इस पर कंट्रोल करने के लिए, यानी क्लाइमेट एक्शन प्लान जो है। फिर आपका जो टेररिस्ट अटैक होता है पाकिस्तान को लेकर। फिर आपका जो चाइना ने जो रवैया अपना रखा है, किसी को देश को हड़प लेना, किसी के बॉर्डर्स को हड़प लेना। फिर जो यूक्रेन और रसिया का जो वार चल रहा है इस पर कंट्रोल करने की बात की जा रही है। पीसफुल अगर बात करें कि पीसफुल शांति बनाना है पूरे देश में, इस पर कहीं ना कहीं बात होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ेगी इस पर बात होती है। भुखमरी पॉवर्टी कैसे कम होगी, गरीबी कैसे कम होगी, इस पर बात होती है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए पूरा देश, ये 7 कंट्रीज हमारे मिलकर साथ में काम करती है। और ख़ासकर चाइना को और रसिया को और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता भी होगा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, मैंने FATF के बारे में वीडियो भी बना चुका हूँ। तो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये भी बनाया गया था हमारा G7 कंट्रीज़ के द्वारा। और अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो होता है ये हमारे जो भी टेररिस्ट अटैक होता है, जैसे कि कंट्री पाकिस्तान हो गया, तो पाकिस्तान को FATF में रखा गया है, जिसको कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बोलते हैं। FATF में ये 3 लिस्ट होती हैं, जो कि ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट और, ठीक है। तो ब्लैक लिस्ट में और ग्रे लिस्ट में, तो 2 लिस्ट होती है। तो ग्रे लिस्ट में रखा गया किसको, हमारे पाकिस्तान को। अगर ये और ज़्यादा हरकत कर रहा है, टेस्ट और ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो इसको ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाएगा, यानी कि इसको कोई भी सपोर्ट नहीं दिया जाने वाला है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। ओनली 10% जो पॉपुलेशन है, अगर बता दें आपको कि G7 से बेनिफिट क्या देखने को मिलता है, 10% का जो पॉपुलेशन है वो G7 से है। और जो 31% GDP होती है, ग्रोथ होती है वर्ल्ड में, वो G7 मीटिंग से ही होती है, और सारी मतलब कि G7 कंट्री से ही होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर एक्सपेंडिचर आप बढ़ाना है, इफेक्टिव बनाना है, रिलेशंस आपके कंट्री के साथ में अच्छा रखना है, ये सारा चीज़ें कंट्रोल करना। रसिया और चाइना को मैंने बता ही दिया आपको। और G7 हमेशा इसके बारे में बात करता है, मनी एंड रिस्टोरिंग के बारे में। यूक्रेन को कैसे रिस्टोर किया जाए, जैसे कि रसिया का जब भी वार हुआ था यूक्रेन के ऊपर, तो यूक्रेन कहीं ना कहीं क्राइसिस में चला गया। यूक्रेन कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, तो उसको कैसे रीस्टोर किया जाए इस पर भी बात हुई थी इस बार। इसको बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ कि यूएई के साथ भी हमारा कहीं ना कहीं अच्छा रिलेशन है इंडिया का, ठीक है। इंडिया गया तो यूएई से बात किया, तो यूएई के साथ भी हमारा आबी दूबी जिसको बोलते हैं, यूएई के साथ भी हमारा अच्छा रिलेशन है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। और अभी हम यूएई के साथ अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्रेड कर रही हैं। वर्ल्ड बैंक जो होता है रिपोर्ट किया है कि आपको कि जो हमारे जैसे कि रेमिटेंस होती है, ठीक है। रेमिटेंस क्या होती है, जब कोई व्यक्ति एक दूसरे कंट्री में जाता है और वहाँ पैसा कमाता है और अपने कंट्री में भेजता है पैसा, तो उस पैसे को बोलते हैं रेमिटेंस। तो रेमिटेंस सबसे ज़्यादा जो आ रहा है इंडिया को, वो यूएई से आ रहा है, ठीक है, यूएई से। तो ये बात ध्यान रखना है। और ये रेमिटेंस का जो डाटा है ये कौन प्रोड्यूस करता है, कौन
बताता है, तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट बताता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक बताता है, ठीक है, वो रिपोर्ट देता है। तो जो रेमिटेंस आ रहा है अभी, तो रेमिटेंस भी दो तरह से होते हैं, इंडोर एंड आउटडोर। इंडोर वो होता है जब आपके कंट्री में आ रहा है, और आउटडोर मतलब कि जो आपके कंट्री से जा रहा है, ठीक है। तो ये दो तरीके से होती है। तो इन जो रेमिटेंस है, सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हमारे पूरे वर्ल्ड में अभी इंडिया ही ले रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ से आ रहा है, तो यूएई से आ रहा है। पहला यूएई है, दूसरा सऊदी अरबिया, जर्मनी, फिर चाइना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और एफ में जो बना था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये 1999 में, ये भी हमारा ये डाटा देता है कि हमारा जो सबसे ज़्यादा कहाँ से रेमिटेंस आता है और नहीं आता है, ठीक है। तो आई होप कि ये G7 के बारे में आप सब कुछ जान गए होंगे, और G7 कैसे बना, G7 का टारगेट क्या है, G7 किस पे काम करता है, तो ये सारी चीज़ आपको जानकारी मिल गई होगी। G8 क्या था, G8 से रसिया क्यों निकला, ये सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। और GDP का कितना इसमें ग्रोथ है, 31%, ठीक है, ये ध्यान रखना। और 10% जो पॉपुलेशन है G7 का ही है। तो ये बात आपको सब कुछ समझ में आ गई होगी, आई होप की। सो अभी भी कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करिएगा गाइज। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक शानदार लेक्चर के साथ, ठीक है। थैंक यू।